नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर जल जीवन मिशन पर बैठक अब खत्म हो गई है। जेजेएम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक खत्म हो गई है। नेशनल जल जीवन मिशन की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रदेश को लेकर के 10% पब्लिक कंट्रीब्यूशन पर मंथन हुआ है। हर जिले को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया गया मुख्यमंत्री के सामने, और इस दौरान इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। विस्तार से मंथन हुआ है, गहनता से चर्चा हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज अहमद फोन लाइन पर हैं। अरबाज, क्या कुछ निकला है इस बैठक से? देखिए, राजस्थान के लिए जो जल जीवन मिशन वाली योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज करीब 4.5 घंटे इस पर मंथन चला। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। केंद्र और राज्य ने आमने सामने बैठ करके बातचीत की। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। खुद लगातार जो है इन्होंने हर जिले में जो अधिकारी है उनसे संवाद किया। खुद मुख्यमंत्री संवाद में मौजूद रहे। जो विभाग के संबंधित अधिकारी है, योजना से संबंधित अधिकारी है, उन्होंने अपने अपने प्रेजेंटेशन के जरिए जो कार्य गति है उसके बारे में बताया। और सबसे बड़ा कारण ये पूछा कि भाई क्यों देरी हो रही। खासतौर पर जो लक्ष्य दिया गया था पिछले कार्यकाल में, जिस तरह से राजस्थान फिसड्डी साबित हुआ था, और जो सवाल उठाए थे केंद्र की तरफ से कि पूरे देश में अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान जल जीवन मिशन में क्यों पिछड़ रहा है। अब जो केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने गजेंद्र सिंह राठौड़ ने खुद ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है, काम तेजी से करना होगा और डबल आउटपुट देना होगा, और जो लक्ष्य है उसमें भी सुधार करना होगा और काम में भी सुधार करके राजस्थान की जो स्थिति है राष्ट्रीय स्तर पर वो सुधारनी होगी। तो एक तरह का बड़ा मैसेज दिया गया है, और यहाँ पर आप ये मान करके चलिए कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। केंद्र से भी मदद में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और राजस्थान से जो प्रयास किए जाने उसमें अधिकारियों को भी अपना आउटपुट पहले से बेहतर करना होगा। जी, लेकिन अरबाज, पब्लिक कंट्रीब्यूशन को लेकर के भी इसमें बात हुई है। अब क्या ये माना जाए कि इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद जल जीवन मिशन का जो काम है और तेजी से प्रदेश में हो पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए कि पिछली सरकार में ये मांग की जा रही थी कि केंद्र की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है वो बढ़ाया जाना चाहिए। 50% का इसमें सपोर्ट होना चाहिए, जबकि राजस्थान में जो अधिकारियों का ये था एक्सक्यूज कि भाई जो राजस्थान की परिस्थितियां हैं वो बड़ी विषम हैं, यहाँ पर उतनी स्पीड से काम नहीं होता जितनी स्पीड से अन्य राज्यों में। लेकिन अभी जब नई सरकार में नए मुख्यमंत्री, नए जो पीएचडी मंत्री हैं, उनके साथ में बाकायदा अधिकारियों ने संवाद किया, तो उन्होंने कहा कि तार्किक रूप से कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जल जीवन मिशन को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक जयपुर में चल रही थी और अब यह बैठक खत्म हो गई है। तो वहीं जयपुर ग्रेटर नगर निगम से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुख्य सचिव सुधांश पंत के औचक निरीक्षण के बाद कार्रवाई हुई है। ग्रेटर निगम की 3 शाखाओं के अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं, जिसमें विजिलेंस, प्लानिंग, अकाउंट शाखा के अधिकारियों को नोटिस मिले हैं। तीनों शाखाओं के अधिकारियों की टेबल पर फाइल मिली थी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज औचक निरीक्षण किया और इस दौरान फाइल मिलने पर गहरी नाराजगी भी प्रकट की थी। तीनों शाखाओं के अधिकारियों से इसे लेकर जवाब तलब किया गया है। बहरहाल बड़ी खबर हम आपको बता दें, जयपुर ग्रेटर नगर निगम से यह बड़ी जानकारी आ रही है। मुख्य सचिव सुधांश पंत आज औचक निरीक्षण उन्होंने किया और इसके बाद कार्रवाई हुई है। 3 अलग अलग शाखाओं के अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। इन शाखाओं में विजिलेंस शाखा, प्लानिंग शाखा और अकाउंट शाखा, ये तीनों सेक्शन जहां पर आज मुख्य सचिव पहुंचे थे, और इसके बाद उनसे नोटिस के जरिए जवाब मांगे गए हैं कि आखिरकार इन अधिकारियों के टेबल पर फाइलों के ढेर क्यों हैं, क्यों काम में लेट लतीफी है, कई और अन्य मसले जिनको लेकर के भी नोटिस दिए गए हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां कल 11 बजे प्रदेश का लेखानुदान पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी लेखानुदान सदन में पेश करेंगे। सीवरेज व्यवस्था सुधार के लिए बजट आवंटन किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, मेडिकल वेस्ट निस्तारण और सीईटीपी के लिए भी बजट का आवंटन हो सकता है। रिंग रोड से जुड़ी घोषणा संभव है। शहरों में एलिवेटेड रोड पर भी घोषणा की जा सकती है। पुल का जाल बिछाने से जुड़ी घोषणाएं भी संभव है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आपनों बजट क्या क्या खास हो सकता है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रोत्साहन को लेकर की योजना भी संभव है। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए योजना जारी की जा सकती है। इस लेखानुदान के दौरान इसका ऐलान किया जा सकता है। भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र के लिए घोषणा संभव है। महिला उद्यमियों के लिए कम ब्याज पर ऋण देने की घोषणा भी संभव है।
और स्टार्टअप के लिए कम ब्याज पर ऋण देने की घोषणा भी संभव है। अब बजट से जितनी उम्मीदें हैं, लेखानुदान को लेकर के सबकी निगाहें हैं। भजनलाल सरकार का कल लेखानुदान विधानसभा में पेश होगा। कई योजनाओं की घोषणा संभव है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस पर कहा कि लेखानुदान में संकल्प पत्र की झलक दिखाई देगी। क्या कुछ कहा है, उनका बयान सुनिए। तो आपको बता दें कि कल वित्त मंत्री दया कुमारी सदन में लेखानुदान पेश करेंगी और इस पर सबकी निगाहें हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को पेश होगा प्रदेश का बजट। बजट में दिखेगी लोकसभा चुनाव की आहट। नई सरकार से उम्मीदें बेशुमार। कई बड़े फैसलों की तैयारी में सरकार। प्रदेश की भजनलाल सरकार 8 फरवरी को विधानसभा में अपना पहला लेखानुदान पेश करेगी। बुधवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान को अंतिम रूप भी दे दिया। लेखानुदान में भजनलाल सरकार अपनी नीतियों को लेकर के तस्वीर साफ करेगी। प्रदेश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। कोई महिला स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते थे। वर्ष 2003 से 2023 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे और 2 बार ही अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। 2003 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में प्रद्युम्न सिंह आखिरी वित्त मंत्री थे। उनके बाद 2 बार वसुंधरा राजे और 2 बार अशोक गहलोत की सरकारें रहीं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ही बजट पेश करते रहे। हालांकि यह बजट पूर्णकालिक नहीं होकर के लेखानुदान होगा, यानी सरकार 3 महीने के लिए अपना लेखानुदान सदन में पेश कर उसे बहुमत से पास कराएगी। लेखानुदान एक विशेष प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार वर्ष के एक भाग नई सरकार के गठन तक के लिए व्यय करने के लिए पर्याप्त धनराशि के लिए सदन की मंजूरी प्राप्त करती है। अंतरिम बजट प्राप्तियों और व्यय दोनों से संबंधित है। लेखानुदान में केवल सरकार का खर्च शामिल होता है। बहरहाल आम जनता से लेकर के पक्ष प्रतिपक्ष के विधायक और मंत्रियों तक सब इंतजार में है कि वित्त मंत्री दया कुमारी के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए किस तरीके की सौगात निकलती है। वैसे बीजेपी विधायकों का दावा है कि सरकार हर वर्ग को राहत देने का प्रयास करेगी। राजस्थान में तमाम सड़कों का है, चिकित्सा क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, पंचायती राज में हो, सभी क्षेत्र में पूरा विकास का काम होगा, बजट आवंटन होगा, यही हमारा कहना है। निश्चित रूप से जो राजस्थान की जनता जो इस उम्मीद और विश्वास को इस सरकार से लेके हुए इंतजार कर रही है, निश्चित रूप से उन विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे। किसान और गरीब के कल आने वाला लेखानुदान शानदार होगा, हर वर्ग के लिए अच्छा होगा और कल का लेखानुदान गरीब को गणेश मान के पेश करने वाली भजनलाल जी की सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जी सरकार। दया कुमारी ने कुछ समय पहले ही लेखानुदान कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने पहले भी सभी वर्गों का ध्यान रखा है और लेखानुदान भी सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास रहेगा। जाहिर है लेखानुदान में सरकार कई ऐलान कर सकती है। नई भर्तियों की घोषणा होगी। डीजल पेट्रोल पर वैट कम करना, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हर घर नल का जल, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा, गाय पालने पर मिलेगी सब्सिडी, स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार, लखपति दीदी योजना की घोषणा, अवैध माइनिंग पर सख्ती, अस्पतालों में गुजरात मॉडल, हर वार्ड में एक वॉलंटियर, चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पर हो सकता है। उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में समान नागरिकता बिल यूसीसी लाने की घोषणा होने के आसार हैं। आपको बताते चले कि विपक्ष सरकार पर पेट्रोल डीजल की दरों पर वैट घटाने और नई भर्तियों के ऐलान को लेकर हमलावर है। सरकार ने चुनावी समय जो वादे किए उन वादों को निभाना पड़ेगा। आम जनता को राहत देनी पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल पे जो वेट लग रहा है, अनेक प्रकार की जो विसंगतियां, उन विसंगतियों को कल इनको दूर करना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल में राजस्थान में वेट सबसे ज़्यादा है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसमें कम करें तो सभी लोगों को राहत मिले। उम्मीद हम ये करते हैं कि वास्तविक आम जनता जो गांवों में जो बिना सड़क के, बिना पानी के रह रही है, उन तक
बजट जाए, ऐसा कोई लेखानुदान ऐसा प्रावधान करे सरकार तो बढ़िया है। बहरहाल नई सरकार से उम्मीदें बेशुमार हैं। सरकार लेखानुदान की घोषणाओं की बदौलत लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करेगी। लोक लुभावन घोषणाओं का अंबार दिखेगा, पर इनमें से जुलाई तक कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कल के लेखानुदान में भजनलाल सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए दिख सकती है। सरकार ने हालांकि ऐलान तो बहुत किए हैं, जनता के बीच में इसका असर भी दिखता है, लेकिन अब पहली चुनौती लोकसभा के चुनाव की है। इसलिए माना यही जा रहा है कि कल का लेखानुदान लोक लुभावन हो सकता है, नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने के लिए भी सरकार कमेटी का गठन कर सकती है। देखना यही होगा कि आखिर वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी किस तरह से प्रदेश की जनता को संतुष्ट करती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं राजस्थान सरकार की ओर से कल 8 फरवरी को पेश किए जा रहे बजट से श्रीगंगानगर वासी पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीद लगा रहे हैं। श्रीगंगानगर के लोगों का यह मानना है कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर वेट दर घटा करके आम जनता को पेट्रोल और डीजल के महंगे दामों से राहत दे सकती है। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल के दाम देश में सबसे ज्यादा हैं। पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ साथ आम उपभोक्ता भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की उम्मीद जता रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको पेट्रोल और डीजल के भाव कुछ कम कर सकती है सरकार? होना चाहिए सर, होना चाहिए। कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? सर हमारे पड़ोसी राज्य में 15 से 20 रुपये सस्ता मिल रहा है पेट्रोल डीजल, तो उम्मीद है कि ऊपर सेंट्रल में भी, ऊपर स्टेट में भी और गंगानगर में भी। इसमें तो ये पंजाब के बराबर कर दे तो ही बहुत है हमारे को तो। अच्छा, उससे ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। 10-12 रुपए का फर्क थोड़ा थोड़ी होता, बहुत होता है। राजस्थान सरकार तो फिर वैट कम कर दे, जो वैट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैट राजस्थान सरकार का। दूसरा, रोड सेस इन्होंने लगा रखा है 1.5 रुपये लीटर पेट्रोल पे, 2.25 रुपये डीजल पे, वो कम करे। तीसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका पूल काउंट बनाए। पूल काउंट अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का कर देंगे तो भी 3-4 रुपये लीटर का पूरे राजस्थान में फर्क पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई और उनको ये एक्शन कर देना चाहिए डीजल पेट्रोल का। इससे आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पूरी सीटें आने की पूरी उम्मीद बन जाएगी। तो वहीं सवाई माधोपुर के बामनवास से बड़ी जानकारी मिल रही है। बोरवेल में महिला गिरी और 90 फीट गहरा यह बोरवेल बताया जा रहा है। इस महिला को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मेडिकल टीम ने बोरवेल में एक ऑक्सीजन नली डाली है। वहीं सवाई माधोपुर जिले के पिपलाई थाना इलाके के तहत रामनगर ढोसी गांव में स्थित खेत में बने कच्चे बोरवेल में एक महिला गिर गई। अचानक से गिरी और कच्चे बोरवेल में गिरने से महिला को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन यह आरोप है कि गंभीरतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू किया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान महज ऑक्सीजन की नली बोरवेल में डाली गई। बोरवेल 90 से 100 फीट तक गहरा बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत में जेसीबी मशीन को मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बुलवाया गया है, लेकिन तकनीकी दिशा निर्देशों के अभाव में अभी तक खुदाई का काम यहां पर शुरू नहीं हो सका है। कई घंटे बीत चुके हैं। अभी भी लोगों को ये उम्मीद है कि महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहां पर गंभीरता के साथ महिला को निकालने का काम शुरू नहीं किया गया है। चप्पल की पड़ी, कपड़ा में पड़िया और वो मिली को नहीं हमको। फिर पता को घर पार बताई हमने, घर पार सूचना करके वो बाद में मिली को नहीं हमको, सबड़ा ढूंढ ली वहाँ के बाद में हमें पता को नहीं। बोरवेल के पास चप्पल मिली, उसके बाद में ना उसके अंदर हमने जब देखा उसके अंदर टॉर्च वगैरह जला के, तब जाके हम थोड़ा सा लगा कि इसके अंदर ही गिरी है। फिर हमने इनको पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके इनको बुलाया। सर ग्राम पंचायत द्वारा जेसीबी और 3-4 ट्रैक्टर चाटी के साथ उपलब्ध करवा रखे हमने यहाँ पर, और हमने रस्सी वगैरह और लाइट के लिए टेंट वाले से हमने लाइटों की व्यवस्था कर रखी है। सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन टेक्निकल टीम के अभाव में ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि किधर से खोदना है, इसकी किधर से खुदाई करनी है, कैसी व्यवस्था। हमारी ग्राम पंचायत तरफ से कोई कमी नहीं है, सारे संसाधन उपलब्ध करवा रखे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? क्या महिला को निकाला जा चुका है? देखिए, महिला को निकाले जाने के ही सारे जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। अब पूरी जो कमान है रेस्क्यू ऑपरेशन की
वो एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की जो टीम है उन्होंने अब पूरी तरीके से संभाल ली है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो शाम को 6 बजे लगभग यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन को गति दी जा रही है। अब तक यह पता अभी तक भी पूरी तरीके से पुख्ता यह पता नहीं लग सका है कि बोरवेल में आखिरकार महिला किस हालत में है। तो ऐसे में अभी तक फिलहाल खुदाई कार्य तो शुरू नहीं किया जा सका है। अभी तक जहां तक है वहां तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, इसके अलावा जिला आपदा राहत जो टीम है, तीनों टीमों के संयुक्त प्रयास से फिलहाल जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बोरवेल के ऊपर से ही महिला को निकाले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी तकनीक इसमें इस्तेमाल की जा रही है और इसके अलावा जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लाइट लगाई गई है और जो आसपास में जो ग्रामीण है, ग्रामीणों की भीड़ है वो भी मौके पर मौजूद है। तो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि महिला जो है उसको आखिरकार कब तक निकाला जा सकेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जी लेकिन गिरिराज, क्या महिला सकुशल हैं? बातचीत हो पा रही है? अंदर से किसी तरह का उपकरण कोई अंदर भीतर डाला गया बोरवेल में? ये देखिए, कैमरा अंदर डाला गया है और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो नली के माध्यम से अंदर बोरवेल में पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक जो कैमरा है वो प्रॉपर महिला का जो मूवमेंट है वो पकड़ नहीं पा रहा है। प्रॉपर जो मूवमेंट है वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि महिला जो बोरवेल के भीतर है वो किस हालत में है, सुरक्षित है अथवा नहीं है। ऐसे में जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। बिल्कुल गिरिराज, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हनुमानगढ़ पुलिस ने डीप फेक कांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो कि महिलाओं की फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड कर देता था। इस गिरोह के 2 सदस्य नौहर निवासी योगेश मिश्रा और नीतीश मिश्रा पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जो कि दोनों सगे भाई हैं। इनके मोबाइल से 4000 से ज्यादा महिलाओं के फोटोज बरामद हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। हनुमानगढ़ में डीप फेक कांड, शातिर गिरोह का हुआ खुलासा। बहू बेटियों को बनाते थे शिकार। हनुमानगढ़ पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह को पकड़ा है जो महिलाओं की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड कर देते थे। इस गिरोह को लेकर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एसपी राजीव पचार ने बताया कि ये गिरोह मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जी सिम लेता था और वाईफाई हैक कर फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड कर देता था और इसकी साजिश के शिकार महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। ये लोग बेसिकली क्या करते थे, ये जो लोग जो गांव से वाईफाई जिनकी लगी है उनका सबसे पहले वाईफाई हैक करते थे। उस वाईफाई में एक्सेस करने के बाद फेक आईडी जनरेट करते थे, फेक टेम्परेरी और फेक परमानेंट दोनों तरह की आईडी जीमेल के ऊपर, दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जनरेट करते थे और उनके माध्यम से फेक अकाउंट क्रिएट करके फोटोज अपलोड कर रहे थे। इनका जब मोबाइल सर्च किया, तलाश की, तो उसमें 4005 डिफरेंट जो लड़कियां हैं अपने हनुमानगढ़ की और आसपास के जिलों की, जिनकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा रखी थी। पुलिस के हत्थे चढ़े नौहर निवासी योगेश मिश्रा और नीतीश मिश्रा दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। पुलिस ने दोनों के मोबाइल से 4005 महिलाओं के फोटो बरामद किए हैं। साथ ही उनके पास से सोशल मीडिया पर 35 फेक अकाउंट और 13 फेक जीमेल अकाउंट भी मिले हैं। जिस टाइम अरेस्ट किया इनको, उस टाइम ये लगातार पैरेलल में एक आरोपी 6 लड़कियों से चैट कर रहा है, डिफरेंट तरह की, ज्यादातर चैटें उसी तरह की हैं। ये अपने आप को थोड़ा सा हाई फाई दिखा के दोस्ती करते थे लड़कियों से और फिर उनके साथ संबंध बनाते थे। दरअसल 2022 में नौहर थाने में एक शख्स ने अपनी पत्नी और पुत्री के न्यूड फोटो अपलोड करने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने साइबर टीम के सहयोग से 2 साल तक जांच पड़ताल के इस मामले के तह तक पहुंची। फिलहाल दोनों शातिर बदमाशों से पूछताछ जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट।
तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।